क्लास थर्ड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अब तक कुल मिला के 7 एपिसोड हम देख चुके हैं और ये आज की ये 8th एपिसोड है या 8th क्लास है। इस पिछली क्लास का यदि आप याद करो तो हमने उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात की थी और रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी हमने ये देखा था कि उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है। यदि आपको याद हो तो हमने कहा था कि सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल टू +-1 होता है और यदि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें डेल्टा जे इक्वल टू +1 होता है। इसका मतलब ये कि जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें केवल एक रोटेशन लेवल में चेंज आएगा। उससे फिर हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी कि जे बराबर 0 होगा, यानी कि जो रोटेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तब उस समय कितनी मान होगा उस वेव नंबर का, उसके बाद जे बराबर 1 2 3 4 होने पर कितनी वैल्यूज आती हैं। साथ साथ हमने यह भी देखा था कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड में स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, वो सम दूरी पर होती हैं और उनमें जो डिफरेंस था वो 2b सेंटीमीटर इनवर्स का था। पहली लाइन यानी हमें मिल रही थी 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर, तो दूसरी वाली 4b पर और 6b 8b 10b 12b इस प्रकार से मिल रही थी। फिर हमने यह भी देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने ये देखा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी किस प्रकार से होगी और इंटेंसिटी के आधार पर जिसकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसका हमने देखा था स्पेक्ट्रल लाइन उतनी ही बड़ी होती है, उसका परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस उतना ही अधिक होता है और उससे फिर हमने एक एब्जॉर्प्शन बैंड बनाया था और हमने ये देखा था कि एब्जॉर्प्शन बैंड में स्पेक्ट्रल लाइंस किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, उसको हमने गहराई से जाना था। तो ये सब किया था हमने रिजिड रोटेटर मॉडल के लिए। जब जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणुमीय अणु है, उसमें ये जो दोनों एटम्स हैं वो एक रिजिड रोटेटर की भांति व्यवहार करते हैं, एक दृढ़ गोले की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे कि उनके रोटेशन में, उनकी बॉन्ड लेंथ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, वो इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, वो सम दूरी पर होते हैं। अब आज बात करेंगे हम इस क्लास में नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल या अदृढ़ घूर्णी मॉडल। समझने की कोशिश करें। जब तक अणु का आकार छोटा है या हम क्या उस अणु में जितने भी परमाणु हैं उनका आकार छोटा है तो वो एक रिजिड रोटेटर या दृढ़ गोले की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे इनका साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने के कारण से अब ये रिजिड रोटेटर नहीं रह पाता। अब यह पूरी तरह से एक ठोस या दृढ़ गोले की भांति व्यवहार नहीं कर पाता है, बल्कि कुछ इसमें एक हॉलो स्फीयर होने के कारण से थोड़े से इसमें वाइब्रेशंस भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस केस में मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर नहीं रह पाएगा, बल्कि वो नॉन रिजिड रोटेटर या फिर अदृढ़ घूर्णी मॉडल बन जाएगा। उससे क्या होगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि जब ये जैसे जैसे ये जे की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल्स हैं या रोटेशनल लेवल्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस पर नहीं रहेंगे, वो सम दूरी पर नहीं रहेंगे, बल्कि उससे कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी किस में खर्च हो गई है, वाइब्रेशनल या वाइब्रेशन में खर्च हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पहले हम बात कर रहे थे रिजिड रोटेटर मॉडल में कि रोटेशनल लेवल सम दूरी पर होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, यहाँ वो ना होकर बल्कि उससे कुछ कम होंगे। और उस कुछ कम के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, उसको यहाँ समझने का कोशिश करें। अगर आपको याद हो तो हमने पहले रोटेटर मॉडल में लिखा था, रिजिड रोटेटर मॉडल में, कि डेल्टा ई रोटेशनल बार, जिसको हमने ई रोटेशनल बार लिखा है, ई रोटेशनल बार, या जिसको हमने लिखा था न्यू बार, ये बराबर आपको याद हो तो हमने लिखा था BJJ+1। ये अगर आपको याद होगा तो हमने इस तरह लिखा था BJJ+1 सेंटीमीटर -1, इस तरह से हमने लिखा था। अब हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कमी आ जाएगी, इसकी एनर्जी में कुछ कम आ जाएगा, इसका जो वेव नंबर है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं DJ² J+1²। इतना इसका जो एनर्जी लेवल है, रोटेशनल लेवल, उसमें कमी कितनी आ जाएगी, DJ² और साथ में J+1²। और D को यहाँ पर हम कहते हैं, जैसे वहाँ पर हमने कहा था वो रोटेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पर उसको डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहते हैं। ये D डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है कि उसमें कितना अदृढ़ घूर्णी मॉडल के कारण से उसमें कितना डिस्टॉर्शन उत्पन्न हुआ है। तो DJ² J+1², यदि इस एनर्जी को या इस वेव नंबर को पहले वाले में से घटा दें तो वास्तविक मॉडल जो नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल है वो आ जाता है। और यह भी आप जानने का प्रयास करें
कि अधिकतर मॉलिक्यूल नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल की तरह से काम करते हैं या अधिकतर मॉलिक्यूल अधरण घूर्णी मॉडल की तरह से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर, ये इसके लिए फॉर्मूला आता है। अब आगे की बात सुनो, जैसे हमने रिजिड रोटेटर मॉडल में कहा था कि जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है और उसमें भी ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में के लिए प्लस वन लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो सिलेक्शन रूल आएगा वो क्या आएगा, सिलेक्शन रूल यहाँ पर जे प्लस जे इक्वल टू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस वन में यदि ऑब्जर्वेशन है तो केवल प्लस वन आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें केवल एक रोटेशनल लेवल में चेंज आएगा। समझने की कोशिश करें, अगर पहला जो मॉलिक्यूल है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो जे बराबर 0 पर है तो वो केवल 1 में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 2 में चला जाए या 0 से 3 में चला जाए या 0 से 4 में चला जाए। उसका केवल एक रोटेशनल लेवल चेंज होगा। 0 में है तो 1 में जाएगा, 1 में है तो 2 में जाएगा, 2 में है तो वो 3 में जाएगा एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद में। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन। अब इसको जरा इसमें रखने की कोशिश करें। पहले हायर एनर्जी लेवल लिखेंगे फिर लो एनर्जी लेवल। इसको लिखेंगे हम डेल्टा न्यू बार या इसको लिखेंगे हम डेल्टा ई रोटेशनल बार। अब इसका एक हायर बना लो तो ये कितना आ जाएगा, बी जे प्लस वन जैसे पहले किया था और यहाँ क्या आ जाएगा जे प्लस टू। को अच्छे से बात समझ में आ रही है, माइनस डी जे प्लस वन का स्क्वायर और अंदर क्या आ जाएगा जे प्लस टू का स्क्वायर। तो ये तो पूरा किसके लिए हो गया, हायर एनर्जी लेवल के लिए या उच्च घूर्णन स्तर के लिए। तो बी जे प्लस वन जे प्लस टू, यहाँ इसका प्लस वन कर दिया, यहाँ प्लस टू हो जाएगा, यहाँ डी जे स्क्वायर था जे प्लस वन का स्क्वायर और माइनस डी जे प्लस वन का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आती है। अब इसमें से किसको हटाएंगे, लोअर जी लेवल को। लोअर का ये है कि बी जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर माइनस वन। अब करते क्या है, हायर वाले में से लोअर को घटा दो तो हमारे पास में डेल्टा ई रोटेशनल बार आ जाएगा। तो यहाँ लिखें डेल्टा न्यू बार या ये डेल्टा ई रोटेशनल बार, ये बराबर क्या होगा। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या आ जाएगा, बी जैसे पहले किया था जे स्क्वायर प्लस 3j प्लस 2। यहाँ तक बात समझ आती है। और इसको भी इसके साथ ले लो, यहाँ बी कॉमन ले लो इसमें से तो जे स्क्वायर माइनस जे, तो ये आ जाएगा माइनस जे स्क्वायर माइनस जे। ये तो एक इसके लिए हो गया। यहाँ तो बात समझे, डी का भी इसका इसमें से इसको घटाना बाकी है। अभी हमने केवल क्या किया कि ये लिया, यहाँ पर जे का मल्टीप्लिकेशन किया तो जे स्क्वायर, ये 2j और 1j 3j हो जाएगा प्लस 2 और इसमें से जे स्क्वायर माइनस जे, ये माइनस कर दिया, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3j में से बचा, हमारे पास में आया बी 2j प्लस 2 या हम यहाँ कहते हैं इसको 2bj प्लस 1। ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई होगी। अब जरा डी वाला देखें, ये जो डी है ना इस माइनस डी, इसमें क्या है जे प्लस वन के स्क्वायर जे प्लस टू का स्क्वायर, इसमें जे स्क्वायर जे प्लस वन का स्क्वायर, तो इसमें डी जे प्लस वन के स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा जे प्लस टू का स्क्वायर और माइनस जे स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है, जे प्लस टू का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब यहाँ वापस से लेके यहाँ पर माइनस डी जे प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर जे स्क्वायर प्लस 4j प्लस 4 माइनस जे स्क्वायर। इसको जो खोलेंगे जे स्क्वायर जे प्लस 2 के स्क्वायर को तो जे स्क्वायर माइनस प्लस 4j प्लस 4 माइनस जे स्क्वायर, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल हो गया तो केवल क्या बचा 4j प्लस 4। अब इसमें से 4 कॉमन बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा जे प्लस 1। बात समझ में आ रही है। इसमें से क्या किया हमने 4 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4d लिख दिया तो 4d लिखते यहाँ बचेगा जे प्लस 1। ये जे प्लस 1 है, ये जे प्लस 1 का स्क्वायर है तो कुल मिलाकर क्या हो गया जे प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4d, 4 ये कॉमन लिया था, ये जे प्लस 1 का स्क्वायर था, यहाँ पर जे प्लस 1 बचा था तो आ गया जे प्लस 1 का होल क्यूब सेंटीमीटर माइनस। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई किसके लिए, ई रोटेशनल बार, डेल्टा ई रोटेशनल बार, या फिर इसके लिए किसके लिए आ गई है डेल्टा न्यू बार के लिए। तो पहले जहां हम लिख रहे थे बी जे प्लस 1 रोटेटर मॉडल के लिए, रिजिड रोटेटर मॉडल के लिए, दृढ़ घूर्णी मॉडल के लिए, तो अब नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल के लिए हमारे पास क्या आ गया 2bj प्लस 1 माइनस 4dj प्लस 1 का क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है। फिर क्या करेंगे, इसमें जे की वैल्यू रखते चले जाएंगे और उससे हम निकालेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस कितने डिस्टेंस पर बनती है, किस प्रकार से इनकी दूरी होती है, और रिजिड रोटेटर मॉडल के बजाय नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल में
एब्जॉर्प्शन बैंक किस प्रकार से मिलते हैं, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।